वस्तुओं और मूल्य पर आधारित वस्तुओं और मूल्य पर आधारित प्रश्न। ध्यान। क्वेश्चन लिखिए, 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपया है। 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपया है। चार कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपया है। चार कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य, मेज मतलब टेबल, 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपया है। तथा 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य, 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपया है। 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपया है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। चलो ध्यान दो, ये वस्तुओं की कीमत पर आधारित क्वेश्चन है। अगर मान लो हम बाजार में गए, ध्यान दो, अगर हम बाजार में गए, अब बाजार में जाने के बाद, हम बाजार में जाने के बाद, ठीक है, 1 किलो सेव खरीदे, ठीक है, बाजार में गए, बाजार में जाने के बाद में 1 किलो सेव खरीदे, 2 किलो आम खरीदे, अब पैसा हमारा लग गया 100 रुपया। 1 किलो आम खरीदे, 1 किलो सेव खरीदे, 2 किलो आम खरीदे। हम बाजार में गए, बाजार में जाने के बाद हम 1 किलो सेव और 2 किलो आम खरीदे, हमारा पैसा लग गया 100 रुपया। तो तुम नहीं बता सकते हो, तुम यह नहीं बता सकते हो, ठीक है, कि सेव कैसे किलो था, आम कैसे किलो था, नहीं बता सकते। या ये नहीं बता सकते हो कि सेव का दाम कितना रुपया हुआ, आम का दाम कितना रुपया। इसके लिए तुम तभी बता सकते हो जब हम यह बता दें कि सेव हमारा इतना रुपया किलो था, आम हमारा इतना रुपया किलो था, तब तुम बता सकते हो कि कितने रुपए का सेव है, कितने रुपए का आम है। तो उसी तरह से क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 कुर्सी या 3 मेजों का मूल्य, 4 गो कुर्सी और 3 गो टेबल जब खरीदा गया तो किसी व्यक्ति का 2100 रुपया लग गया। ठीक है, एक व्यक्ति बाजार में गया, कोई सामान खरीदना था, सामान में उसको क्या लेना था, तो कुर्सी लेना था, टेबल लेना था, तो 4 गो कुर्सी लिया और 3 गो टेबल लिया, उसका पैसा लग गया 2100। तो तुम नहीं बता सकते हो, तुम नहीं बता सकते हो कि कुर्सी में उसका कितना पैसा लगा और टेबल खरीदने में उसका कितना पैसा लगा। ठीक है, कुर्सी जब खरीदा तो कितने रुपए का कुर्सी था, यह नहीं बता सकते हो। कितना रुपया टेबल में लगा, यह भी नहीं बता सकते हो। यह तभी बता सकते हो जब तुमको यह पता चल जाए कि एक कुर्सी का दाम कितना था, एक टेबल का दाम कितना था। अगर तुमको एक कुर्सी का दाम बता दिया जाए कितना रुपया है और एक टेबल का दाम बता दिया जाए कितना रुपया है, तब तुम बता सकते हो कितना हूँ टेबल, कितना हूँ कुर्सी का मूल्य।
अगर एक वस्तु का दाम पता चल जाए, अगर किसी व्यक्ति को एक वस्तु का दाम पता चल जाए तो व्यक्ति कितना हो वस्तु का दाम बता सकता है। उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो हमको कह रहा है कि 4 गो कुर्सी 5 गो टेबल खरीदा है, तो कौ गो खरीदा है कौ गो नहीं खरीदा उससे मतलब नहीं है, हमको मानना है एक कुर्सी और एक टेबल का मूल्य। क्योंकि वस्तु दो है, एक कुर्सी है एक टेबल है, तो कुर्सी का दाम अलग होगा टेबल का दाम अलग होगा, क्योंकि दिया नहीं है कि दोनों का बराबर है। तो कुर्सी का दाम मानेंगे हम x रुपया, टेबल का दाम मानेंगे y रुपया। एक कुर्सी का दाम और एक टेबल का दाम। तो कभी भी ऐसा सवाल तुमको मिल जाए, कभी भी तुमको ऐसा सवाल मिल जाए मूल्य वाला, तो उस समय हमेशा तुम एक वस्तु का दाम मानना। एक वस्तु का दाम अगर निकल जाएगा या मान लोगे तो कितना हो वस्तु का दाम निकल सकता है। अगर वही वस्तु तौलने वाला हो, अगर वही वस्तु तौल के मिलने वाला हो, ठीक है, तो तुमको करना क्या है कि अगर वो वजन से मिलने वाला है तो 1 किलो का दाम मानोगे। माना कि 1 किलो सेव का दाम इतना, 1 किलो अंगूर का दाम इतना, 1 किलो संतरा का दाम इतना, 1 किलो चावल का दाम इतना, 1 किलो गेहूं का दाम इतना। अगर वो तौल के मिलने वाला है तब, कहीं वो वस्तु गिन के मिलने वाला है तो एक वस्तु का दाम मानेंगे। अगर गिनने वाला है, काउंटेबल है, गिनने वाला है तो एक वस्तु का दाम, अगर तौल के मिलने वाला है तो 1 किलो का दाम मानेंगे। ठीक है, अब हमें हमारा सवाल यहां से बनना चालू होगा। माना कि एक कुर्सी का दाम बराबर, माना कि एक कुर्सी का दाम कहो चाहे मूल्य कहो, एक कुर्सी का दाम बराबर x रुपया तथा तथा एक टेबल यानी मेज, एक मेज का दाम बराबर y रुपया। बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं दिक्कत है। नहीं दिक्कत है, ठीक। एक बार हम फिर से अपनी बातों को रिपीट कर देते हैं कि अगर तुमको कभी भी वस्तु पर आधारित क्वेश्चन हो और मूल्य पर, वस्तु और मूल्य, ठीक है, दाम पर आधारित, तो वहां हमेशा एक वस्तु का दाम मानना है। अगर वजन से मिलने वाला है तो 1 किलो का दाम मानेंगे, ठीक है। अगर वो गिन कर मिलने वाला है तो 1 का दाम मानेंगे, ठीक ना। अगर हम कहेंगे कि 1 किलो सेव दो तो गिन को थोड़ा देगा, तो वजन करेगा। 2 किलो अनार दो तो वजन करके देगा। लेकिन हम कहेंगे कि हमको 10 कापी दो, 20 कलम दो, ठीक है, 10 अंडा दो, तो क्या करेगा? तुमको गिन कर देगा। तो जितनी भी वस्तुएं गिन कर मिलने वाली है वहां पर एक वस्तु का दाम मानना है। अब मान लिया कि एक कुर्सी का दाम x रुपया, एक मेज का दाम y रुपया। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे, बताओ, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि 10 कुर्सी का दाम कितना होगा, 10x। यस सर। जब एक कुर्सी का दाम x रुपया है तो 10 कुर्सी का दाम 10x। अगर एक मेज का मूल्य y रुपया है तो 20 मेज का मूल्य 20y। गुणा कर देना है। अगर एक वस्तु का दाम पता है और ज्यादा वस्तु का निकालना है तो गुणा कर देना है। बहुत आसान है। तो चलो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक कुर्सी का दाम मान लिया x रुपया, एक टेबल का दाम मान लिया y रुपया। एक वस्तु का जब दाम मान लिया तो कितना हो वस्तु का दाम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 कुर्सी और 3 मेज, 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य, ठीक है, अपने मन से नहीं, क्वेश्चन कर रहा है कि 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 2100 रुपया है, तो बराबर लिख दिए 2100 रुपया। ठीक है, ध्यान दो, गणित में और का मतलब प्लस होता है, गणित में और का मतलब प्लस होगा। बताओ 4 कुर्सी का दाम कितना होगा? कोई बता सकता है 4 कुर्सी का दाम? यस सर। 4 एक कुर्सी का दाम 100 रुपया है तो 4 गो कुर्सी लिया है तो 4x। और का मतलब प्लस। प्लस 3 मेज लिया है तो एक मेज का मूल्य y, तो 3 मेज का मूल्य 3y। 2100। पहला समीकरण बन गया। बोलो, किसी को दिक्कत है समीकरण बैठाने में? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, माइक बंद रखो। अब दूसरा वाक्य क्या कह रहा है? दूसरा में कह रहा है कि 5 कुर्सी या 2 मेजों का मूल्य, 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य,
5 कुर्सी लिया है कोई या 2 मेज लिया है, उसका लगा है 1750 रुपया। ठीक है, ये तो हमारा पहला समीकरण आ गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण आ गया, 2 चर वाले में आ गया रैखिक समीकरण। अब कह रहा है कि और का मतलब है प्लस 5 गो कुर्सी लिया है तो एगो कुर्सी का दाम x रुपया, तो 5 गो कुर्सी के दाम 5x। 2 गो मेज लिया है तो एगो मेज का मूल्य y रुपया, तो 2 गो मेज का मूल्य 2y बराबर 1750। ये समीकरण दूसरा। अब इसको विलोपन विधि से क्या करना है, बना देना है। इसको विलोपन विधि से हल कर दो। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को एक स्थान पर लिखने पर, एक स्थान पर लिखने पर, एक जगह पर लिख दो। समीकरण 1 और 2 यहाँ हम उतार देते हैं, तुम लोग हल करना, हम हल नहीं करेंगे। 2100, ये हो जाएगा 5x + 2y बराबर 1750। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, विलोपन विधि से हल कर लोगे, आशा है तुम लोग। सर हो गया। सबका हो जाए सर। सबका हो जाने दो, जिसका बन गया शांत रहो। हो गया सर। x का कितना मान आया सुमित? 150। हवाई का 150। किसका बना है? x का मान कितना, y का मान कितना? हमारा बना है सर। वाई का हमारा मान बना आता है। 500, x का 150। वाई का 500। 500, 500 रुपया 150 रुपया। यस सर। देख लो, यानी एक टेबल 500 रुपया का मिल रहा था, एक कुर्सी कितना रुपया में मिल रहा था? 150 रुपया। 150। विलोपन विधि से हल हो गया है कि किसी को दिक्कत है विलोपन विधि में? नो सर।
सर हो गया है। हमको लग रहा है आवाज कम आ रहा है, आवाज कम आ रहा है, इसका मतलब कि नहीं बना होगा, क्योंकि दे दिया बन है गया वैसा। बन गया है बन सर। गया सर। बन गया। बन गया। नीचे लिख लो, नीचे लिख लो कि अतः एक कुर्सी का मूल्य बराबर इतना, एक मेज का मूल्य बराबर इतना। ये लिखना पड़ेगा, तब तो जाकर के तुमको फुल में फुल नंबर मिलेगा। सर हाँ, क्या लिखना है फिर से बोलिए। कहाँ थे? हाँ, कहाँ गए थे? यही कहीं नहीं सर। अब बोले हैं तो नहीं सुनी है, इसका मतलब कहीं दूसरे काम में व्यस्त होगी। अतः एक कुर्सी का दाम बराबर जितना आया है, अतः एक मेज का मूल्य बराबर। क्वेश्चन में यही ना पूछ रहा है कि एक कुर्सी का दाम कितना होगा और एक मेज का दाम कितना होगा, अलग अलग। तो लिख देना है नीचे लास्ट में, अतः एक कुर्सी का मूल्य बराबर x और बराबर 150 रुपया, एक मेज का मूल्य बराबर y बराबर 500 रुपया। अब जाकर के हो गया तुम्हारा सर। सवाल सही है, यही लिखना था। क्या आशा रखें, ऐसा सवाल बन जाएगा कि फिर समझा दें? बन जाएगा बन सर। जाएगा सर। बन जाएगा सर। बन जाएगा सर। बन जाएगा। बन जाएगा सर। चलो ठीक है, तो ध्यान से सुनो और क्वेश्चन लिखो। लाइट बंद करो। नहीं नहीं सर, नहीं बनेगा। लिखो, सुमित ने किसी दुकान से, सुमित ने किसी दुकान से तीन बैट और दो गेंद, तीन बैट और दो गेंद, बड़ा क्रिकेट खेलता है, तीन बैट और दो गेंद, तीन बैट और दो गेंद 400 रुपया में खरीदा, 400 रुपया में खरीदा। ₹400 में खरीदा। फिर दोबारा उसने, मान लो कि और बैट का जरूरत हो गया, फिर दोबारा गया बाजार में, फिर दोबारा उसने फिर दोबारा उसने दो बैट और तीन गेंद, दो बैट और तीन गेंद, दो बैट और तीन गेंद, दो बैट और तीन गेंद 350 रुपए में खरीदा, 350 रुपए में खरीदा। दो बैट और तीन गेंद 350 रुपए में खरीदा। तो एक बैट और एक गेंद का मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। तो एक बैट और एक बाल, बाल मतलब गेंद, एक गेंद का मूल्य अलग अलग ज्ञात करें।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। और कितना आया? सर बैट का दाम 100 रुपए और बॉल का दाम 50 रुपए। और गेंद का दाम 50 रुपया। ठीक है, सबका बन जाने दो। बोल गुरुजी। बोलो जी, आनंद कुमार भटवलिया बन गया। सर बन रहा है। अच्छा, दीपक शर्मा। सर बन रहा है। राकेश यादव, मुकेश पाल रोशन। बन गया सर। हो गया सर। विश्वकर्मा। बन गया सर। और सुमित कुमार जो बैट खरीदने गया था। हो गया सर, बन गया। माइक बंद कर लो, पूजा पड़ रही है। हाँ, पढ़ रही। उसका आवाज बड़ा दिन से सुनाई नहीं दे रहा है। कम बोलती है। खाती ज्यादा है। बन गया पूजा। हेलो सर। अभी बना रही हो? बन गया है। माना कि एक बैट का दाम, किसका माइक चालू है? आवाज लड़ रहा है हमारा। माना कि एक बैट का दाम X रुपया तथा एक बॉल का दाम Y रुपया। माना एक बैट का दाम X रुपया, एक बॉल का दाम Y रुपया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखना है कि कितना बॉल है, कितना बैट खरीदा है। एक समीकरण उससे बनेगा। फिर दोबारा बन गया गया है सर। लेने, एक समीकरण उससे बनेगा। दोनों को तुम किसी भी विधि से हल कर सकते हो। हमारा मन, हम विलोपन से बनाए हैं, तुम लोग प्रतिस्थापन से बनाओ, तुलनात्मक से बनाओ, किसी से बनाओ, आंसर उतना ही आएगा। तो x का मान 100 आया होगा, y का मान 50 आया होगा। यस सर। सर। जी सर, आया है। सर। जुनैद बन गया जी, जुनैद। यस सर, बन गया है। लिखो आगे क्वेश्चन। लिखो, एक व्यक्ति ने 4 किलो आम, एक व्यक्ति ने 4 किलो आम और 2 किलो सेव 320 रुपया में खरीदा। 4 किलो आम और 2 किलो सेव 120 रुपये नहीं 320 रुपया में खरीदा। एक व्यक्ति ने 4 किलो आम, 2 किलो सेव 320 रुपया में खरीदा।
पुनः दोबारा उसने 3 किलो आम और 4 किलो सेव 3 किलो आम और 4 किलो सेव दोबारा उसने 3 किलो आम और 4 किलो सेव 440 रुपया में खरीदा। 440 रुपया में खरीदा। ₹440 में खरीदा। तो 1 किलो सेव नहीं, 1 किलो आम और 1 किलो सेव का 1 किलो आम और 1 किलो सेव का कुल दाम कितना होगा? 1 किलो आम और 1 किलो सेव का कुल दाम कितना होगा? हो गया सर। हो गया सर। सबका बन जाने दो, माइक बंद रखो, 2-3 मिनट रुक जाओ। बन गया सर। अभी बोल रहे हैं सबका बन जाने दो, 2-3 मिनट रुक जाओ।
मिला लो तुम लोगों का, x का मान 40 आया होगा, y का मान 80 आया होगा। आया है सर यस सर आया है। यानी आम जो था 40 रुपया केजी था, और सेव जो था 80 रुपया केजी था। यस सर। यस सर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक केजी आम और 1 केजी सेव का कुल दाम कितना होगा? कितना होगा कुल दाम? 120 रुपया 120 रुपया 120। जोड़ देना है, तो लास्ट में जोड़ देना कि अतः 1 केजी आम और 1 केजी सेव का मूल्य बराबर x प्लस वाई, तब निकाल दो, वह तुम्हारा आंसर होगा। हो गया सर। ठीक है, इसमें मानना पड़ेगा कि माना कि 1 किलो आम का मूल्य x रुपया और 1 किलो सेव का मूल्य y रुपया। बस तौल कर मिलने वाला वस्तु है तो 1 किलो का दाम मानेंगे, और गिन कर मिलने वाला वस्तु है तो 1 वस्तु का दाम मानेंगे। ठीक है, अब ऐसा सवाल तुम लोगों को किताब में जहां जहां दिखाई देगा घर पर बना लेना है, खोज खोज के कहां सब लुकाया हुआ है ना, जहां किताब में मिलेगा वहां से खोज कर बना लेना है। ठीक है सर। अब अगला नियम कल पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, बायोलॉजी में हम लोग कल शुरू किए थे मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में। ठीक है, ब्रेन के बारे में आप लोगों को कुछ चीजें बताई गई थी कि हमारा ब्रेन जो है, दिमाग जो हमारा है, कहाँ स्थित होता है। तो हमारा क्रेनियम नामक एक हड्डी है, क्रेनियम के ठीक नीचे या बीच में, कहो क्रेनियम से घिरा हुआ है। ठीक है, तो क्रेनियम के बीच में या नीचे हमारा क्या है, मस्तिष्क स्थित है। हमारा मस्तिष्क जो है कोमल मांसल रचना है जो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। हमारा मस्तिष्क जो है न्यूरॉन नामक सेल से मिलकर बना हुआ है। हमारे दिमाग में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक न्यूरॉन सेल, एक ग्लियल सेल। हमारे मस्तिष्क में 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, एक होता है न्यूरॉन सेल जो सबसे लंबी सेल है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका वही है, न्यूरॉन सेल। ठीक है, तो हमारा दिमाग 2 सेल से मिलकर बना हुआ है, एक न्यूरॉन और एक ग्लियल। 90% हमारा क्या है, न्यूरॉन है, 10% में हमारे ग्लियल सेल है। न्यूरॉन सेल ऐसा सेल्स है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, यह सेल डिवीजन नहीं कर सकता है। यानी कि एक बार यह कोशिका टूट जाए
तो फिर नया कोशिका नहीं बन सकता है, ठीक है, यानी इनमें सेल डिवीजन नहीं होगा। लेकिन जो 10% जो हमारा गिलियल सेल होता है उसमें कोशिका विभाजन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग को भाई सुरक्षित बचा के रखो, कहीं जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो हेलमेट लगा के रखो, क्योंकि दिमाग को बचाना बहुत जरूरी है। दिमाग है तभी हम क्या करेंगे, सही ढंग से काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सारे कामों का नियंत्रण एवं समन्वय हमारा ब्रेन ही करता है, हमारा दिमाग ही करता है। यही कारण है कि न्यूरॉन यानी दिमाग को सब मतलब कि एक क्रेनियम नाम के 8 हड्डियों का समूह है। उन 8 हड्डियों के समूह को क्रेनियम बोला जाता है या उसी को स्कल बोला जाता है, ठीक है। उसी के अंदर हमारा दिमाग सुरक्षित क्या है, स्थित है, चारों तरफ से हड्डियां घिरी हुई है। ये भी पढ़ लिए थे कि एक वयस्क मनुष्य में पुरुष में जो होता है मस्तिष्क का वजन 1300 से 1450 ग्राम, महिलाओं में 1250 से 1400 ग्राम तक होता है। यानी कि मेल में थोड़ा सा वजन ज्यादा होता है और महिलाओं में कम वजन कम होता है। वजन कम होने का मतलब ऐसा नहीं कि उनका दिमाग कम होता है, ठीक है, दिमाग पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस वजन में कम होता है, ठीक है। उनका वजन थोड़ा सा कम होता है, हमारा वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जो सोचने समझने की जो क्षमता है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो जितना ही अधिक न्यूरॉन अपना एक्टिव करेगा, सक्रिय करेगा, ठीक है, उतना ही उसका दिमाग तेज होगा। दिमाग कम नहीं होता है, दिमाग का वजन कम होता है। छोटे जब बच्चे जन्म लेते हैं शिशु में तो उनका वजन 250 से 300 ग्राम होता है मस्तिष्क का। हमारा जो मस्तिष्क है मरने के 7 से 8 मिनट के बाद तक भी अभी एक्टिव रहता है। 25-26 वर्ष की आयु के बाद हमारा जो मस्तिष्क का जो कौन है जी, किसका माइक चालू है, रो रहा है? अंजनी यादव। कहाँ है जिसका माइक, कहाँ रो रहा है? ध्यान दो। 25-26 वर्ष की आयु के बाद में हमारा मस्तिष्क का वजन 2.5 से 3.5 ग्राम प्रति साल घटते जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हम अपने जीवन काल में अपने दिमाग का 2 से 3% ही प्रयोग कर पाते हैं, 2 से 3 के बीच में ही रह जाते हैं, ठीक है। अगर हम 3 या 3 से थोड़ा सा भी ज्यादा चले जाएं तो हम काफी इंटेलिजेंट हो जाएंगे, काफी तेज हो जाएंगे। अगर 3 के पार चले जाएं तो, ठीक है। अगर 4-5 चले जाए तो हम क्या हो सकते हैं, पागल होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो ज्यादा ज्ञान भी जरूरी नहीं है, एकदम बीच में रहो, कम से कम 3 के आसपास रहना चाहिए, 3 के आसपास रह सकते हैं, ठीक है। हमारे मस्तिष्क में 2 तरह का रोग भी होता है, एक अल्जाइमर होता है, एक एमनेसिया होता है ना, कल हम भूल गए थे। एक अल्जाइमर, एक हमारा एमनेसिया होता है, एमनेसिया। अल्जाइमर में क्या होता है, अल्जाइमर में क्या होता है कि पुराना मेमोरी रहेगा, पुराना मेमोरी रहता है लेकिन न्यू मेमोरी बनना बंद हो जाता है, न्यू मेमोरी बनना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, आपका मेमोरी पूरा खाली हो जाएगा, यानी पुराना डिलीट, पुराना मेमोरी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट, और नया मेमोरी बनेगा। तो ये अल्जाइमर होता है, एमनेसिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पुराना मेमोरी हमारा रहेगा लेकिन नया मेमोरी बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा, नहीं बनेगा, कुछ यादें नहीं होगा, ठीक है। एमनेसिया में क्या होता है कि पुराना मेमोरी खत्म, पुराना खत्म, नया मेमोरी बनेगा, ठीक है। बहुत सारे हम फिल्मों में ऐसा देखते हैं। किसका माइक है जी? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। क्या दिक्कत है जी रजनीश को? पता नहीं क्या होता है। रजनीश को क्या दिक्कत है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए? आए रजनीश कुमार भगवानपुर से क्या दिक्कत है, बोलो। रजनीश कुमार को क्या दिक्कत है?
वैसे अपने से माइक कैसे चालू होगा? अपने से माइक तो कभी चालू ही नहीं होगा। जल्दी से नोट कर लो। सर हटिए। हो गया सर। सर तो इतना जानकारी हम लोग कल दिमाग के बारे में ले लिए थे कि हमारा दिमाग जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। केंद्रीय तंत्रिका कौन है जी? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक क्या वो अहमद। फौजरी होता है क्या जी? तुम लोग को फौजरी हो रहा है? कैसे माइक चालू हो जाएगा? हमको समझे में नहीं आ रहा है। फौजरी हो रहा है तो बी टेक्स लगा के बैठो, ध्यान दो। क्या तो सोचे थे। हमारा जो दिमाग जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो पार्ट आते हैं, एक हमारा मस्तिष्क आता है, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, मेरुरज्जु आता है। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेन। ठीक है, दिमाग के बारे में। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है एक झिल्ली से, एक झिल्ली से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, जिसे जिसे मेनिंजिस कहा जाता है, मेनिंजिस कहा जाता है। ठीक है, जिसे मेनिंजिस कहा जाता है, मेनिंजिस, मेनिंजिस। यह जो मेनिंजिस होता है
तीन परतों में होता है। जो तुम्हारा होता है ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर। दूसरा होता है आर्केनोइड, आर्केनोइड। और तीसरा होता है पायामीटर, पाया। अंग्रेजी में भी इनका यही नाम है, ड्यूरामीटर, आर्केनोइड, पायामीटर। इन तीनों को सामूहिक रूप से मिला करके मेनिंजिस कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों को सामूहिक रूप से मिला करके मेनिंजिस कहा जाता है। मेनिंजिस जो है, मेनिंजिस जो है एक झिल्ली है, जिस झिल्ली के अंदर हमारा दिमाग क्या है, जैसे मान लो कि पॉलिथीन देखते हैं, पॉलिथीन के अंदर क्या होता है, कोई वस्तु क्या होता है डाल देते हैं, सुरक्षित रहता है उसी के अंदर। तो जो हमारा जो दिमाग, जो हमारा ब्रेन है, इस मेनिंजिस नामक झिल्ली से बंद है। ये झिल्ली का काम क्या है, यह हमारा झिल्ली क्या करता है, बाहर के कीटाणु या वायरस को दिमाग जाने नहीं देता है, इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, कोई बाहर से हानिकारक कीटाणु वायरस हमारे दिमाग में न चला जाए, क्योंकि दिमाग में चला जाए तो हमारा दिमाग को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो एक मेनिंजिस नामक झिल्ली यानी पॉलिथीन के अंदर क्या है, हमारा दिमाग सुरक्षित है। तो बताओ, दिमाग के अंदर अगर पॉलिथीन यहाँ सर पर बांध ले, अगर सर पर हम पॉलिथीन लगा ले, तो बताओ ऊपर से क्या होगा, कोई भी पदार्थ क्या होगा, अंदर नहीं जा पाएगा। यह जो हमारा मेनिंजिस जो झिल्ली है, वह तीन झिल्लियों का, वास्तव में तीन लेयर उसमें होते हैं, तीन परत होते हैं। झिल्ली एक है, लेकिन उसमें तीन पतले पतले परत होते हैं। इन तीन पतले परतों को मिला करके हमारा मेनिंजिस झिल्ली बनता है। ठीक, यह झिल्ली हमारे दिमाग को एक तरह से प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है, बाहरी आघात कहिए, चाहे बाहरी वायरस या कीटाणु से क्या करता है, बचाता है। हानिकारक कीटाणु हमारे दिमाग में न चला जाए, उनसे रक्षा करता है। ठीक है, यही कभी क्या होता है, यही कभी इस झिल्ली में किसी कारणवश कीटाणु या चोट लगने के कारणवश अगर कभी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां पर आपको एक रोग हो जाता है जिसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस, जिसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, आपके झिल्लियों में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई वायरस चला जाता है कहीं चोट लगने के कारण से, तो यहाँ पे झिल्ली में इन्फेक्शन जो हो जाता है, उससे आपके दिमाग में एक रोग हो जाता है, जिसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है, जिसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो देखिए, ये सबसे ये सबसे ऊपर वाला, ये सबसे ऊपर वाला आपका स्कल है, यानी क्रेनियम है, क्रेनियम। ये आपका पहला है ड्यूरा बीटर, ड्यूरा, ठीक है, ये पहला। ये आप जो देख रहे हैं दूसरा है, मकड़ी के जाल जैसा, मकड़ी के जाल जैसा ये जो देख रहे हैं, ये आर्केनोइड है, आर्केनोइड। ये जो तीसरा दिख रहा है, ये जो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पाया मीटर है, पाया मीटर। ये आपका पाया मीटर दिमाग का जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो सेल्स है, उससे क्या करता है, टच करता है। ठीक है, यानी आपका पाया मीटर जो होता है, आपके दिमाग के जो कोशिकाएं होती हैं, उनसे यह क्या होता है, स्पर्श में रहता है, उनके टच में रहता है, जिसको पाया मीटर कहा जाता है। बता लीजिए। मेनिंजिस में जब किसी वायरस या जीवाणु के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक रोग होता है जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है, मेनिंजाइटिस।
ठीक है। मेनिंजाइटिस एक तरह का ये दिमागी बुखार जैसा रहता है, जिसमें लड़कों को झटका टाइप का आने लगता है, कंपन टाइप का होने लगता है, ठीक है, वही मेनिंजाइटिस होता है। तो मेनिंजिस में 3 परत होते हैं, 3 लेयर होते हैं। पहला सबसे ऊपर ड्यूरामीटर, तब आर्केनोइड, तब पायामीटर। ड्यूरामीटर जो होता है क्रेनियम के ठीक नीचे वाला परत है, यह क्रेनियम है हड्डी वाला, और उसके नीचे वाला जो परत है ड्यूरामीटर है, यह क्रेनियम से सटा होता है। इसके बाद जो बीच में मकड़ी के जाल जैसा है आर्केनोइड है। आइए जो सबसे लास्ट परत है जहाँ न्यूरॉन स्थित है, जहाँ दिमाग हमारा कोशिका स्थित है, वहां पर जो एक परत होता है जो स्पर्श करता है उसको पायामीटर कहते हैं। यही 3 लेयर मिला करके मेनिंजिस नामक झिल्ली बनाते हैं। इसी झिल्ली के अंदर हमारा क्या होता है, दिमाग सुरक्षित रहता है, ठीक है। मेनिंजिस जो है हमारे दिमाग को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। मेनिंजिस क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, वायरस से, कीटाणुओं से, चाहे बाहरी कुछ आघातों से। ऐसे तो हमारा क्रेनियम जो है सबसे अधिक रक्षा करता है, बाहरी आघातों से क्रेनियम बचाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी क्या करता है, सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। मिटा दें? नहीं सर। यस सर, हो गया। हो गया सर। ठीक है। यह हो गया। इसी झिल्ली के अंदर हमारा जो दिमाग है, इसी पॉलिथीन के अंदर क्या है, बंद है, बंद। ताकि कोई बाहर से वायरस और जीवाणु क्या हो जाए, दिमाग के अंदर चले न जाए। फिर भी बहुत सारा दुष्ट होता है, किसी न किसी रूप में कभी चला जाता है। इस झिल्ली में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। चलिए, तो दिमाग जान गए, दिमाग की झिल्ली के अंदर बंद है, कहाँ स्थित है, क्या काम है, सब जान गए। अब दिमाग हमारा जो है कई भागों में मिलकर बना हुआ है, कई भागों में बटा हुआ है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, इसके मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं, ठीक है। पहला हमारा कहलाता है
अग्र मस्तिष्क, जिसको कहते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, जिसको कहते हैं हम मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा है हमारा पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ठीक है। अगर हम इस तरह से खड़े हैं तो ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला अग्र मस्तिष्क है, ये वाला जो हिस्सा है अग्र मस्तिष्क है, आगे वाला। यहाँ हमारा क्या है? मध्य मस्तिष्क। यहाँ हमारा क्या है? पश्च मस्तिष्क। ये जो हमारा अग्र मस्तिष्क, यही सेंटर में मध्य मस्तिष्क और सबसे लास्ट में जो है हमारा पश्च मस्तिष्क है। ठीक है। तो आगे वाला है अग्र मस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन कहते हैं। ठीक है। यही सबसे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा वही है। ये जो हमारा मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन है, ये हमारा पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क का बायोलॉजी में एक और नाम है, जिसको कहा जाता है, ध्यान दो, प्रोसेनसेफेलॉन, प्रोसेनसेफेलॉन। ठीक है। इसको बोला जाता है मीजोएनसेफेलॉन, सेफेलॉन। इसको कहा जाता है रोम्बेएनसेफेलॉन, रोम्बेएनसेफेलॉन, सेफेलॉन। ठीक है। रोम्बेएनसेफेलॉन, ठीक है, बायोलॉजिकल नाम है। ये है मीजोएनसेफेलॉन, मीजोएनसेफेलॉन, मीजोएनसेफेलॉन। इसको कहा जाता है प्रोसेनसेफेलॉन, सेफेलॉन। ठीक है। पूरे दिमाग को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है। ध्यान से समझो। अब दिमाग के अंदर अब घुस रहे हैं। ठीक है। दिमाग के बाहर का तो देख लिया कि बाहर में क्या क्या चीज है। ठीक है। अब दिमाग के अंदर जो दिमाग को खोला गया, इस क्रेनियम को हटाया गया, तो उसमें देखा गया कि दिमाग 3 भागों में बटा हुआ है। मनुष्य का जो दिमाग है 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला टुकड़ा अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, ये जो है आगे वाला। बीच में मध्य मस्तिष्क, सबसे पीछे वाला हमारा, बीच में मध्य मस्तिष्क, सबसे पीछे वाला पश्च मस्तिष्क। पश्च माने पीछे, तो हाइंड ब्रेन। ठीक है। तो सबसे आगे वाला मस्तिष्क जो दिमाग जो हमारा ये जो दिखाई दे रहा है, ये अग्र मस्तिष्क है। बीच में क्या है हमारा? मिड ब्रेन। सबसे लास्ट में है हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन। लेकिन बायोलॉजी में इसको प्रोसेनसेफेलॉन, मीजोएनसेफेलॉन, रोम्बेएनसेफेलॉन कहा जाता है। ठीक है। सबसे, हाँ, यह सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। यह लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ठीक है। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग यही है और सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क होता है, सबसे छोटा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आपके दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो ये अग्र मस्तिष्क, और सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो मध्य मस्तिष्क। ठीक है। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा, लार्जेस्ट है। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क, हमारे दिमाग का सबसे छोटा भाग
मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, इतना सा। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि हमारा दिमाग 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क को हैंड ब्रेन। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रोस एनसेफेलॉन, मीजो एनसेफेलॉन और रोम्बे एनसेफेलॉन। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क है और सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, अब अग्र मस्तिष्क को भी हम क्या करते हैं, अग्र मस्तिष्क को भी हम बांट देते हैं 3 भागों में। हमारा जो अग्र मस्तिष्क है ये भी 3 भाग में है। ठीक है, ये हमारा जो अग्र मस्तिष्क है ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। एक सेरेब्रम, सेरेब्रम, सेरेब्रम कहो चाहे सेरिब्रम कहो, दोनों सही है। सेरिब्रम, सेरिब्रम, ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये हमारा है थैलेमस, ये हमारा थैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस अंग्रेजी में भी वही नाम है। ये हमारा थैलेमस है, ये हमारा सेरेब्रम है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, वह अकेले होता है। यह पश्चिम मस्तिष्क जो है ये भी 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, ये भी हमारा 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला जो होता है हमारा क्या होता है, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, दूसरा जो है मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा। और तीसरा सेरिबेलम, सेरिबेलम, या इसको कहा जाता है सेरेबेलम, सेरेबेलम। यह हमारा है पॉन्स वैरोलाई, हिंदी में लिख देते हैं पॉन्स वैरोलाई। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह जो होता है हमारे दिमाग का 2/3 हिस्सा होता है। 2/3 हिस्सा क्या होता है, सेरेब्रम होता है। इसको कहा जाता है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सब पार्ट, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, लार्जेस्ट, ये कहा जाता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सब पार्ट, सब पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि उपभाग। सब पार्ट का मतलब उपभाग। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग, दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग तो सेरेब्रम होता है, 2/3 होता है, मगर दिमाग का 2/3 सेरेब्रम ही होता है। 2/3, अगर 3 हिस्सा है तो 2 हिस्सा सेरेब्रम होता है। तो लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन हमारा कौन कहलाएगा, सेरेब्रम। अगर सबसे छोटा पूछ दे कि सबसे छोटा सब पार्ट उपभाग कौन सा है, तो सेरेबेलम है। सेरेबेलम चाहे सेरिबेलम, दोनों सही है। ठीक है, इसमें केवल एक होता है कारपोरा, होता है कारपोरा। जल्दी से उतारिए।
हो गया सर। हो गया सर। सर ठीक है। एक बार फिर से इसको हम रिवीजन करा देते हैं कि हमारा जो ब्रेन है 3 हिस्सों में बटा हुआ है, हमारा दिमाग 3 भागों में बटा हुआ है, 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क। ठीक है, सबसे आगे वाला दिमाग को फोर ब्रेन, बीच में है तो मिड ब्रेन, पीछे है तो हिंड ब्रेन। ठीक है, बायोलॉजिकल नाम इसको प्रोन्स एनसेफेलॉन, मीजो एनसेफेलॉन, रोम्बे एनसेफेलॉन कहा जाता है। यह दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क, और सबसे छोटा है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा जाए। हमारा जो अग्र मस्तिष्क है उसमें भी 3 उपभाग होते हैं, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पढ़े हैं ग्रंथि में, हाइपोथैलेमस, एक सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम जो होता है 2/3 होता है, पूरे दिमाग का 2/3 यानी लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेरेब्रम है, ठीक है, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग है, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा सब पार्ट है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में कोई पार्ट नहीं होता है, बस एक तो कारपोरा होता है। और पश्च मस्तिष्क जो हमारा, ये भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक पॉन्स मेरुलाई, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक सेरिबेलम या सेरिबेलम। उस देखो सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। ठीक है, पीछे है, पीछे ये हमारा सेरिबेलम है, स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, दिमाग का सबसे छोटा उपभाग, दिमाग का सबसे छोटा उपभाग। चलो मिटा देते हैं। इतना समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नो डाउट सर। नहीं सर। इसमें किसी को दिक्कत है? चलो आगे देखते हैं। अब इनका हम कार्य देखेंगे, इनका अब हम फंक्शन देखेंगे अलग अलग से, बारी बारी से। ठीक है, अब सब कुछ हो गया, अब बस इनका काम रह गया कि किस चीज को नियंत्रित करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या इनका काम है, कहाँ स्थित होते हैं। ठीक है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय, चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, ये तो हम भाई जान गए कि दिमाग में इतना इतना पार्ट है, इतना इतना सब पार्ट है, लेकिन उनका काम क्या है, कैसे कंट्रोल करते हैं बॉडी को, ऑर्गन को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब हम पीछे से बता रहे हैं। कहां से बता रहे हैं? पीछे से बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पीछे हमारा क्या है? मैं तो खुल गिरे सूर्य कौन सा मैच खुला है? सेरेब्रम। खुला हुआ। ध्यान दो, सबसे नीचे से यहाँ से शुरू हो रहा है, सेरिबेलम से। सेरिबेलम के बाद जाएंगे मेडुला, मेडुला के बाद पॉन्स मेरुलाई, पॉन्स मेरुलाई के बाद जाएंगे मध्य, मध्य के बाद यानी तब जाएंगे सबसे ऊपर वाले। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है मध्य में, पीछे वाले दिमाग का, पीछे वाले दिमाग का सबसे लास्ट वाला हिस्सा सेरिबेलम। सेरिबेलम चाहे सेरेबेलम। ठीक है, सेरिबेलम चाहे सेरेबेलम, अंग्रेजी में देख लो वैसे ही लिखा जाता है।
अब इसका काम क्या है, ठीक है, इसका काम देखते हैं, इसका फंक्शन क्या है। यह सबसे पहले बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, बॉडी बैलेंस यानी बॉडी का संतुलन बनाता है। बॉडी का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, हमारे शरीर का संतुलन। दूसरा, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में, ठीक है, मांसपेशियों, ऐसे मांसपेशियों में संकुचन, मांसपेशियों में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाए, मांसपेशियों में संकुचन बनाता है। तीसरा, स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग पावर यानी बोलने, बोलने बोलने की शक्ति, ठीक है, कब क्या बोलना है, कौन सा शब्द बोलना है, कहां पर कैसे बोलना है, ठीक है, अगला वर्ड क्या बोलना है, ये सब जितनी भी बातें हैं जो बोलने का जो हमारा पावर है, इसको कंट्रोल करता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। हमारे मांसपेशियों में जो संकुचन होता है, कंट्रैक्ट होता है, जो खिंचाव होता है, ठीक है, मांसपेशियों में संकुचन के कारण ही हम अपना हाथ क्या करते हैं, आसानी से इधर उधर घुमाते हैं, क्योंकि मांसपेशियां क्या करती है, मांसपेशियां जुड़ी हुई है हड्डी से, ये क्या करती है, जब संकुचित होती है तो हड्डी ऑटोमेटिक ऐसे चला आता है, ठीक है। तो मांसपेशियों में, मसल्स में जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो हमारी मांसपेशियों में गति कहो, ऐसे हाथ ऐसे हाथ ऐसे हाथ कर रहे हैं, सब मांसपेशियों के संकुचन के चलते हो रहा है। अगर मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्ट ना हो, संकुचन ना हो, तो क्या होगा, हमारी हड्डियां जो है नहीं मुड़ पाएंगी। उनको मुड़ाने के लिए क्या होता है, संकुचन कौन दिलाता है, यही हमारा सेरिबेलम, सेरिबेलम कंट्रोल करता है, वही वहां से ऑर्डर देता है, ठीक है। तो संकुचन के कारण हमारी हड्डियां मुड़ जाती हैं। ये तीसरा जो है स्पीकिंग पावर यानी बोलने का, जो अभी हम बोल रहे हैं, बोलने का जो हमें शक्ति मिला हुआ है, ठीक है, किस भाषा में क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है, ठीक है, किस तरह से बोलना है, अगला शब्द क्या बोलेंगे, ठीक है, बोलने का जो हमारी जो शक्ति है, जो पावर है, कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ये हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है, वहां से ऑर्डर आता है, दिमाग से ऑर्डर आता है कि ये चीज बोलना है, बोल देते हैं, ठीक है। आज सबसे पहला जो है बॉडी संतुलन यानी हमारे शरीर का संतुलन। देखो अभी हम सीधा खड़ा है, अभी हम सीधा खड़ा है, हमारा सेरिबेलम क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है, हमारा सेरिबेलम सही ढंग से काम कर रहा है, इसलिए हम सही ढंग से खड़े हैं, आसानी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में, क्योंकि हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक है कौन, सेरिबेलम। अगर तुम्हारे दिमाग में से सेरिबेलम निकाल दिया जाए, यहीं पर सेरिबेलम होता है, अगर वहां से सेरिबेलम को हटा दिया जाए तो जानते हो तुम खड़ा नहीं रह पाओगे, ठीक है, तुम्हारे बॉडी का बैलेंस नहीं रह पाएगा, गिर जाओगे, ठीक है, गिर जाओगे, शरीर सही ढंग से काम नहीं करेगा, चले मतलब चलना इधर है, चल जाओगे उधर, ऐसे ऐसे। यही कारण है, यही कारण है, ध्यान दो, यही कारण है यही कारण है कि जब कोई बहुत अधिक मात्रा में शराब पी लेता है, बहुत ज्यादा शराब, अधिक मात्रा में शराब पी लेता है, शराब पी लेता है, तो उसके शरीर का संतुलन
उसके शरीर का संतुलन, ठीक है, बोलने की शक्ति प्रभावित हो जाती है, क्यों? वाई? क्योंकि सेरेबेलम डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में, देखो जब ज्यादा मात्रा में एल्कोहल पी लेता है, शराब पी लेता है, तो उसका जो सेरिबेलम है क्या हो जाता है? डीएक्टिव हो जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो देखते हो जब उसका सेरिबेलम काम नहीं करता है तो कैसे चलता है? ऐसे चलता है, कभी गिर जाएगा, कभी इधर कभी उधर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है। उसके बॉडी का संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो इसका कारण यही है कि उसका जो सेरिबेलम है, उस सेरिबेलम डीएक्टिवेट हो गया है। वहां से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, वहां से कोई सूचना नहीं आ रहा है कि कैसे चलना है, कैसे खड़ा रहना है, क्या बोलना है। ठीक है, क्योंकि सेरिबेलम ही क्या करता है? कब किसको क्या बोलना है। देखो गजब बोलता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में शराब ले लेता है, देखो क्या बोलते हो, क्या आप बोलता है क्या। ठीक है, कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या चीज, तुम्हारा क्या नाम है, तो अपने गांव का नाम बताता है कि परसथुआ कोचस। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता है। तो जब सेरिबेलम फेल हो गया तो देखो उसके बॉडी का संतुलन नहीं रहता है, इधर उधर ऐसे गिरने लगता है, ऐसे चलता है गजब मस्त चाल में। ठीक है, और उसका जो स्पीकिंग पावर है, देखो तो गजब बोलता है सब। आवाज से तुम पहचान लोगे कि शराब पिया है कि नहीं पिया है। और तीसरा है जो मांसपेशियों में संकुचन भी नहीं होता, ये भी बंद हो जाता है। कैसे? अगर कोई शराबी ज्यादा मात्रा में शराब पी करके लोटा हो, सो गया हो, तो तुमको उसको कितना हो ऐसे हिलाओगे डुलाओगे, क्या होगा? और उसका हाथ ऐसे ऊपर करोगे ना तो ऐसे गिर जाएगा, ऐसे ऊपर करोगे ऐसे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मांसपेशियों में संकुचन नहीं हो पाता है, सेरिबेलम ही फेल है, उसका सेरिबेलम ही फेल हो गया है। ठीक है, आज जब सेरिबेलम फेल हो गया है, तो बताओ ये तीनों फंक्शन काम करेगा? बोलो, ये तीनों फंक्शन नहीं करेगा। नहीं करेगा। उसको 2 लात मार भी दो ना तो वो उसी तरह पड़ा रहेगा, क्योंकि उस पर क्या होगा? असर ही नहीं होगा, क्योंकि उसका सेरिबेलम जवाब दे दिया है। कितना हूँ डांटा लाते मुका थप्पड़ मार दो, पता नहीं चलेगा। हाँ, जब नींद टूटेगा तो दर्द होगा तो अरे बाप रे बाप कितना दर्द हो रहा है, लग रहा है कोई मारा है। ठीक है, उस समय उसका दिमाग काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम फेल हो जाता है। तो समझ में आ गया कि हमारे सेरिबेलम का क्या काम है, कैसे बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर हमारे बॉडी का शरीर का संतुलन बना के रखता है। तभी हमारा सेरिबेलम सही है, तभी हम सीधा खड़ा है। तुम्हारा सेरिबेलम सही है, तभी तुम क्या कर रहे हो? सही ढंग से बैठे हो। अगर सेरिबेलम फेल हो जाए तो लौट जाओगे, गिर जाओगे, चल नहीं पाओगे, बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा। सेरिबेलम फेल हो जाएगा तो बोलने का जो शक्ति है, पावर जो है कम हो जाएगा। बोलना है क्या, बोला जाएगा ज्यादा। बोलना है हिंदी मीडियम में, बोल दोगे क्या फ्रेंच में, अजब बोली निकलता है। मांसपेशियों में संकुचन नहीं होगा। ठीक है, मांसपेशियों में संकुचन के चलते ही हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। पढ़ाए थे कि संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या करता है? हार्ट के मांसपेशियों को, जहां भी मांसपेशियों में संकुचन लाना है वहां पर हमारा कौन जिम्मेवार है? सेरिबेलम जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? सेरिबेलम जिम्मेवार है। सेरिबेलम को छोटा दिमाग भी कहा जाता है। सेरिबेलम को क्या कहा जाता है? छोटा दिमाग। छोटा दिमाग। ठीक है, यही छोटा दिमाग है, यहीं पर हमारा सेरिबेलम है। अगर तुम यहाँ किसी को मार दो डंडे से, ठीक है, तो देखोगे अगर यहाँ चोट लग जाएगा ना तो धड़ाक से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम क्या हो जाता है? फेल हो जाता है।
उसके बॉडी का बैलेंस नहीं रह पाता, खड़ा नहीं रहेगा, वो खड़ा नहीं रहेगा, गिर जाएगा, बोलेगा नहीं, मांसपेशी हाथ पैर नहीं हिलेगा, ठीक है, आंख खुला हुआ रहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। अभी कहता है कि बेहोश हो गया है, बेहोश हो गया। यही है, जब छोटा दिमाग पर अगर तेज चोट लग जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर यहाँ पर किसी को मार दो जोर से डंडा से तो व्यक्ति मर भी सकता है। जानते हो कैसे? कैसे मर जाएगा? ध्यान दो, बताओ। हमारा सेरिबेलम क्या करता है? मांसपेशियों में संकुचन लाता है, ठीक है। अब हमारे हार्ट में क्या होगा? संकुचन शिथिलन नहीं हो पाएगा, संकुचन शिथिलन नहीं हो पाएगा। तो बताओ, जब हमारे हार्ट में संकुचन शिथिलन नहीं होगा तो बताओ ब्लड पंप होगा, और जब ब्लड पंप नहीं होगा तो हार्ट पर क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक के कारण क्या होगा? व्यक्ति मर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ किसी को जोर से नहीं मारना चाहिए। यहाँ दिमाग होता है, छोटा सा दिमाग। कौन सा दिमाग होता है? सेरिबेलम होता है, ठीक है, छोटा दिमाग। स्मॉलेस्ट कहा भी जाता है, स्मॉलेस्ट सब पार्ट। तो बोलिए, इतनी बातें समझ में आ गई सेरिबेलम का क्या काम है? यस सर। याद हो गया? भूल जाओगे कि याद हो गया? यस सर। यस सर। भूलोगे नहीं ना? नहीं सर। हो गया सर। मिटा दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? यस सर। मिटा दिया जाए। मिटा दिया जाए। मिटा दिया जाए। यस सर। जी सर। तो मिटा दिया जाए। सेरिबेलम का फंक्शन समझ में आ गया? बोलो। जी सर। जी सर। यह हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, मांसपेशियों में संकुचन लाता है। मांसपेशियों में संकुचन के कारण ही हमारी हड्डियां इधर उधर क्या होती हैं? घूम पाती है, मूवमेंट हो पाता है। मांसपेशियों में संकुचन के कारण ही हमारा हार्ट रक्त को पंप कर पाता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा, हमारे बोलने का जो शक्ति है, जो पावर है, कब क्या बोलना है, कैसा बोलना है, किस भाषा में बोलना है, ये सब जो कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है, ठीक। तो सेरिबेलम का काम हो गया, ठीक है। अब सेरिबेलम से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। फिर सेरिबेलम से ऊपर बढ़ने के बाद में क्या आएगा जी? मेडुला। ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक ना। ये हमारे मध्य मस्तिष्क का ही क्या है? सब पार्ट है, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा
सारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, इनवॉलेंट्री रिएक्ट का नियंत्रण। हमारे शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण कौन करता है? यही मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनवॉलेंट्री रिएक्शन चाहे एक्शन। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छा से ना हो, ठीक है, वैसी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं जो हमारे, जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, जिन पर हमारा कोई प्रभुत्व नहीं है, वो अपने मन से होती है, अपने मन का मालिक है, अपने राजा है, ठीक है, हमारे कहने से कंट्रोल नहीं होती है। वैसी क्रियाओं को कहा जाता है अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, वैसी क्रियाओं का कहा जाता है अनैच्छिक क्रियाएं। तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। वही अपना क्या करता है? वही अपना कंट्रोल और डिमांड क्या करता है? विदा करता है, उसी के द्वारा कंट्रोल होता है। हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो वैसी क्रियाओं का नियंत्रण, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं, हमारे चाहने से नहीं हो सकती हैं, ठीक है, हमारे चाहने से भी नहीं हो सकती हैं, वैसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है, ठीक है। अभी हम चाह रहे हैं कि हमको छींक आओ, खूब जोर से छींक आएगा? नहीं आएगा। अभी हम सोच रहे हैं कि हमको हिचकी आ जाए, हिचकी नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं कि हमको क्या होके खूब डकार आ जाए, खूब डकार डेकार आ जाए, नहीं आ पाएगा। तो वैसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं हो, अपने इच्छा से होती हैं, ठीक है, अपने इच्छा अनुसार होती हैं, वैसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक जैविक, अनैच्छिक क्रिया दो प्रकार का होता है, एक जैविक जिसको वाइटल बोला जाता है, और दूसरा होता है सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया। ध्यान दो, जैविक क्रिया का मतलब क्या हुआ? देखो, दोनों अनैच्छिक क्रिया ही बता रहे हैं, ये भी हमारा अनैच्छिक क्रिया है, ये भी हमारा अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन जैविक क्रिया का मतलब ये हुआ कि जीवों के अंदर होने वाली वे क्रियाएं जिनके द्वारा कोई जीव जीवित नहीं रह पाएगा, अगर वह क्रिया न हो तो जीव जीवित नहीं रह पाएगा, उसे कहा जाता है जैविक क्रिया। अब कुछ ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिनके होने ना होने से जीवों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बताओ, अगर हमको हिचकी नहीं आएगा तो नहीं जी पाएंगे? जी पाएंगे, ठीक है। बताओ, अगर हमको छींक ना आए तो बताओ हम मर जाएंगे? नहीं मर पाएंगे। अगर हमको डकार ना आए तो बताओ हम क्या होंगे? मर जाएंगे? नहीं मर पाएंगे। तो कुछ ऐसी क्रियाएं जो अनैच्छिक है, लेकिन वो अगर न हो तो जीव क्या होगा? जीवित नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके न होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैविक क्रिया ऐसी अनैच्छिक क्रिया है कि अगर वह न हो तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर जैविक क्रिया न हो तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। भाई, कौन सी ऐसी क्रिया है जो जीव में हो तो मर सकता है? नहीं, बल्कि मर सकता है। पाचन, दूसरा श्वसन, पाचन क्रिया, श्वसन की क्रिया, तीसरा परिवहन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, और कौन है? हृदय का धड़कना कह दो, हृदय का धड़कना। इसमें क्या होगा? इसमें हिचकी आना। दूसरा, छींक आना।
तीसरा डकार आना। चौथा पलक झपकना। ठीक है, ये सब सहायक क्रिया है। अगर ये न भी हो, अगर ये हमारे शरीर में न भी हो, हालांकि इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इन पर भी पलक झपकना, पलक अपने आप, उसको हम नहीं अपने इच्छा अनुसार, ही नहीं कि हम बताओ आज हम बहुत ज्यादा पलक झपका दे रहे हैं, आज कहेंगे कि आज दिन भर पलक नहीं झपकेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, अपने आप स्वतः होने वाला प्रक्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, ये सब जितना लिखे हैं ये सब सभी अनैच्छिक क्रिया है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारी इच्छा से नहीं होता है, मेरे चाहने या ना चाहने से नहीं होता है। ठीक है, हिचकी चाहने ना चाहने से नहीं आएगा, छींक चाहने या ना चाहने से नहीं आएगा, डकार चाहने या ना चाहने से नहीं आएगा, पलक झपकना अपने आप होता है। लेकिन हाँ, अगर ये क्रिया न भी हो, अगर ये क्रिया हमारे शरीर में न भी हो तो हम जीवित रह पाएंगे, वही सहायक क्रिया होता है। लेकिन ये हमारा जैविक क्रिया है, ये हमारा जैविक क्रिया अगर न हो, अगर किसी जीव के अंदर अगर यह न हो, तो वह व्यक्ति क्या हो सकता है, मर सकता है, मर जाएगा, निश्चित मर जाएगा, निश्चित मर जाएगा। ठीक है, पाचन की क्रिया ना हो, मान लो कि हम खाना खा लिए, हम खाना खा लिए, ठीक है, तो हमारे चाहने से हम कह देंगे कि आज हमारा खाना मत पचाओ, 4 घंटा के बाद पचाना। 4 घंटा बाद पचाएगा कि तुरंत पचाएगा? तुरंत पचाएगा। श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया भी अपने आप स्वतः होती रहती है। ठीक है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम खाना खा लिए हैं, ठीक है, हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, श्वसन की क्रिया हो रही है। ऐसा नहीं कि आज हम कह देंगे कि आज श्वसन की क्रिया ना हो, परसों होना, 13 तारीख को होना, 30 तारीख को होना, 5 घंटे बाद होना, ऐसा नहीं है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। ठीक है, परिवहन जो है, ब्लड हमेशा क्या कर रहा है, हमेशा पदार्थों को लेकर के ढो रहा है, वो हमारे चाहने या ना चाहने से रुकेगा नहीं। हम कह देंगे ब्लड ब्लड रुक जाओ, तो रुकेगा नहीं, रुकेगा, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। उत्सर्जन की क्रिया, ये भी उत्सर्जन की क्रिया है। ठीक है, उसको भी हम नहीं रोक सकते हैं, ये होगा ही होगा। ठीक है, हृदय हमारा धड़केगा ही धड़केगा। हाँ, तुम उत्सर्जन की क्रिया में हो सकता है कि कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रोक दो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम उसको क्या करो, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए क्या कर दो, रोक दो, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो वे सारी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, जो हमारे चाहने से या ना चाहने से नहीं होती है, उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। अनैच्छिक क्रिया का, अनैच्छिक क्रिया का कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा क्या करता है, सारे अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, यही क्या करता है, यही हैंडल करता है। पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, परिवहन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, हृदय का धड़कना, छींक आना, पलक झपकना, डकार आना, ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं, इनको मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल। बोलो, समझ में आया? यस जी सर। उतार लो, उतार लो। कौन लड़का से गोड़ लगवा रहा है जी, कौन है? बोलो, किसके घर में बच्चा है? आज सूरज कुमार। सूरज कुमार, सूरज कुमार कहाँ से है? उसका भाषा समझ में नहीं आ रहा है जी, क्या कह रहा है, लिट्टी चोखा क्या कह रहा है?
यस सर। क्या सर? सूरज कुमार कौन है जी? कौन सूरज कुमार है? हो गया? यस सर। यस सर। सर। हो गया सर। चलो ठीक। तो आज इतना ही, और कल बाकी कल पढ़ेंगे। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी। खुश रहो। खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। ये सूरज कुमार कौन है? मुकेश प्रणाम कौन? गुरुजी। सूरज। खुश रहो। सर परसों गए हैं। प्रणाम गुरुजी। वहाँ से किसके घर का? हाँ, जी। तो कुआं किसके घर का? सूरज प्रणाम कुमार। गुरुजी। खुश रहो। सर उतना नहीं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी प्रणाम सर। खुश रहो। गुरुजी प्रणाम सर। प्रणाम खुश सर। रहो। प्रणाम गुरुजी सर। खुश गुरुजी रहो। लेट हो जाओ। लेफ्ट हो जाओ। खुश रहो, लेफ्ट हो जाओ। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो।